बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, CSS क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम CSS का इम्तिहान कैसे दे सकते हैं और उसके साथ साथ एज लिमिट कितनी होती है और कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर ऐसे महकमे हैं जहां पे हमें जॉब मिल सकती है आफ्टर पासिंग CSS, और सबसे अहम सवाल कि CSS कितनी बार हम दे सकते हैं। इन सारे सवालों का जवाब इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि CSS किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और बेसिकली ये एक एग्ज़ाम है यानी इम्तिहान है जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, और इसके अंदर कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है जिनका मकसद 17 स्केल के ओहदों पर उन्हें भर्ती करना है। और इसमें तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 12 ऐसे महकमे हैं जहां पे 17 स्केल और इससे ऊपर के लिए नौजवान, और इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं, उनको हायर किया जाता है। सबसे पहला जो महकमा है उसको कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विसेज कहते हैं, दूसरा महकमा कस्टम एंड एक्साइज सर्विसेज, तीसरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, चौथा फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पांचवा इनकम टैक्स ग्रुप, छठा इंफॉर्मेशन ग्रुप, सातवां मिलिट्री लैंड एंड कंट्रोलमेंट ग्रुप, आठवां ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, नौवां पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, 10वां पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, 11वां पोस्टल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और आखिरी यानी 12वां पाकिस्तान रेलवे। ये 12 ऐसे महकमे हैं जिनके आला ओहदों के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये इम्तिहान लेता है, जिसको हम CSS कहते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के कितनी सिटीज़ में ये इम्तिहान दिया जाता है, तो तकरीबन 23 ऐसे पाकिस्तान के सिटीज़ हैं, 23, जहाँ पे आप रिटन एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं, जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, खदार, लड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, उकाड़ा, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सियालकोट, सकरदू और सखर शामिल हैं। ये 23 ऐसे पाकिस्तान के सिटीज़ हैं जहाँ पे ये इम्तिहान कंडक्ट किया जाता है, और 5 ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे इसके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, जिनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा शामिल हैं। अब सवाल ये है कि ये जो इम्तिहान है ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तो 4 बेसिकली हिस्से होते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं CSS जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन आता है। जिस तरह मैंने आपको 23 ऐसे पाकिस्तान के सिटीज़ भी बताए जहां पे रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। इस एग्ज़ाम का दूसरा हिस्सा मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका फिजिकल और मेंटली ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तीसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिस तरह का टेस्ट आप आर्मी में ISSB का देते हैं, और आखिरी आपका वाइवा लिया जाता है, यानी ज़बानी सवालों जवाब लिए जाते हैं। इसकी मज़ीद तफसील में जाने से पहले क्राइटेरिया देखना होगा कि इस इम्तिहान का क्राइटेरिया क्या है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोई लंबी चौड़ी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 14 क्लासेस पास होनी चाहिए, जिसको हम BA या BSc कहते हैं। अगर आजकल देखा जाए तो BS या फिर ग्रेजुएट की डिग्री अगर आपके पास है
जिसको एसोसिएट डिग्री के नाम से हम जानते हैं, तो आप CSS के लिए आयल हैं। यहाँ पे एक और चीज़ कि नंबर कितने होने चाहिए, तो नंबरों के लिए सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। सेकंड डिवीजन से मुराद 45% नंबर हैं, यानी 100 में से 45%। उसके साथ साथ एक और चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो रिक्वायर एज है वो 21 से 30 साल तक है। 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है, जो कि 32 ईयर्स है, यानी लास्ट 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यहाँ तक रिलैक्सेशन दी जाती है। अब जिस तरह मैंने कहा कि ये जो रिटन एग्जामिनेशन है इसकी थोड़ी सी तफसील पे भी जाना चाहिए। तो रिटन एग्जामिनेशन में हमारे पास 12 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से 6 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और बाकी 6 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो इनके नंबर 1200 होते हैं, यानी फी सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। अब जब कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले इंग्लिश ऐसे आता है, और ये इंग्लिश ऐसे जो है ये 100 नंबरों का होता है और 3 घंटे आपको वक्त दिया जाता है, जिसमें आपने तकरीबन 3000 यानी 3000 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शीट्स लगानी होंगी। हाँ, इसमें अगर टॉपिक को देखा जाए तो 10 मुतलका टॉपिक आपको दिए जाएंगे। मुतलका से मुराद ये है कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, यानी अगर आप सिंपल BA किए हुए हैं, आपकी BSc है, जो आप सब्जेक्ट पहले पढ़ते रहे हैं उसी हिसाब से आपको टॉपिक दिए जाते हैं, और 10 में से एक टॉपिक सेलेक्ट करके आपको 3000 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। और इसमें अगर कोई टिप देखी जाए तो वो ये है कि आपकी बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, चूँकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ही फेल होते हैं। सेकंड जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भी इंग्लिश का ही है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर को ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है, जिसमें प्रेसिज और कंपोजिशन शामिल है। ये भी 100 नंबर का होता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है इस्लामियात, यानी इस्लामिक स्टडी। और इस्लामिक स्टडी में आपको 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि आप उर्दू में उसको रख लें, और दूसरा ये है कि आप उसको इंग्लिश में रखें। लेकिन इसमें जितना भी कंटेंट आपसे पूछा जाएगा वो BA या BSc लेवल का होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा। चौथा जो सब्जेक्ट है वो है जर्नल साइंस एंड एबिलिटी। जर्नल साइंस में आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ये भी 100 नंबर का होगा। इसके साथ 5वें नंबर पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत ही आम सब्जेक्ट है, और करंट अफेयर में ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है, हैपन हो रहा है, स्पेशली जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा उस वक्त आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आखिरी जो इसमें छठा सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी है वो पाकिस्तान अफेयर है। पाकिस्तान अफेयर में जितनी भी अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो आई थिंक ये कोई मुश्किल नहीं होगा। तमाम सूबों की इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा एबटाबाद, बाकी ये जो गिलगित वाले एरिए हैं, सकरदू वगैरह, इस तरह के जितने भी एरिए वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट के कौन कौन से नुमाइंदे कहाँ बैठे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये तो 600 नंबर का हो गया। 600 बाकी जो नंबर होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए होते हैं। ऑप्शनल से मुराद तो आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 7 ग्रुप होते हैं। 7 ग्रुप्स में से आपको 6 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। अगर देखा जाए तो हर ग्रुप में 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर इसमें टिप देखनी है तो आपको चाहिए कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो उस तरह का सब्जेक्ट आप वहां पे चूज करो, चूंकि आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी के मशवरे पे चलते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप मशवरा जरूर ले लें, लेकिन खुद से डिस्कस करें कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसको मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ। क्योंकि आपको यहाँ पे वो कोई छोटा मोटा इम्तिहान नहीं देना जो कि FA FSC या BA BSc लेवल का होगा कि आप रट्टा मार के चले जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट रखना है उसकी डेप्थ तक जाके समझ के पढ़ना होगा। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करें
جو آپ کی کیمسٹری کے ساتھ میچ کرے، یعنی آپ کی نیچر کے ساتھ میچ کرے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنی بار ہم یہ امتحان دے سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ پھر ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ 3 اٹیمپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ریٹن ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے، فیل ہونے کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے۔ کمپلسری سبجیکٹ کے لیے 40% آپ کو نمبر لینے چاہیے، یعنی 100 میں سے 40 نمبر ہونے چاہیے، اور آپشنل کے لیے آپ کو 33 نمبر لینا ضروری ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی آپشنل میں سے 33 اور کمپلسری میں سے 40 نمبر آپ کو لینا لازمی ہے۔ اگر آپ ریٹن ایگزام میں فیل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چانس آپ کا ضائع ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ریٹن ایگزام میں پاس ہو، انٹرویو میں یا آگے میڈیکل میں، وائوا میں آپ فیل ہوتے ہو، جو کہ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے، تو پھر آپ کا چانس ضائع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو اپلائی، یعنی ہم CSS کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو ایڈ وغیرہ ہے یہ کیسے ہم تک پہنچے گا۔ تو ہر سال سپٹمبر میں یہ ایڈ جو ہے مختلف اخبارات میں آتا ہے، تقریباً جتنے بھی نیوز پیپر ہیں اس میں یہ ایڈ دیا جاتا ہے سپٹمبر کے مہینے میں، اور اکتوبر کا مہینہ آپ کے پاس ہوتا ہے جس میں آپ اپلائی کرتے ہو۔ اگر فیس کی بات کی جائے تو نارملی ایوریج جو فیس ہے وہ 2000 سے 2500 کے درمیان ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے مزید ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ جب آپ کی امتحان کی باری آتی ہے تو امتحان میں تھوڑا سا یہ گیپ دیتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ آپ سپٹمبر اور اکتوبر میں آپ اپلائی کرتے ہو، اور آگے جا کے فروری میں، یعنی نیکسٹ ایئر فروری یا مارچ میں آپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا گیپ لے کے آپ کا انٹرویو وغیرہ لیا جاتا ہے۔ اس میں اکثر بچے اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے۔ کمپٹیشن بالکل بھی نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ انیشیل ٹیسٹ تھوڑا آپ کو ٹھیک ٹھاک پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو انیشیل ٹیسٹ پاس کرنا مشکل ہوگا، جس کو ہم ریٹن ایگزام کہتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی امتحان ہوئے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ریٹن ایگزام پاس کر گئے ہیں وہ آگے بھی کامیاب ہو گئے ہیں، یعنی وہ انٹرویو میں بہت کم ہی چانسز ہوئے ہیں کہ انٹرویو میں یا وائوا میں کسی کو فیل کیا جاتا ہو۔ اور اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ پاس کر جاتے ہو تو یہ یاد رکھیے گا، کوئی ڈگری آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو سروسز ملیں گی اس کے بدلے۔ اور اگر آپ 17 اسکیل پہ کہیں پہ بھرتی ہوتے ہو تو اس میں آپ کو گاڑی، بنگلہ، اس طرح کی ہر قسم کی سہولت آپ کو میسر آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو تھی جس میں CSS کیا ہے، یہ کن سٹیز میں ہیلڈ کیا جاتا ہے، اس کا انٹرویو کا طریقہ کار کیا ہے، کہاں لیا جاتا ہے، اور اس کی جتنی بھی بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ہم اس پہ سرچ کر کے آپ کو ضرور انفارم کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔